दोस्तों आज की वीडियो धमाके के साथ शुरू करते हैं। सितंबर 2024 आपको याद है निफ्टी 50 हमारा कहां पे था? अभी निफ्टी 50 कहां पे है? एज पर रेगुलेशंस हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आप देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि निफ्टी दिखता तो ऊपर है, लेकिन पर्दे के पीछे की असलियत कुछ और है। निफ्टी 50 के ही कुछ स्टॉक्स 40% की गिरावट दे चुके हैं और खास बात ये लार्ज कैप कंपनियां हैं और इनमें लिटरली एक तरह से बड़ी मार पड़ रही है इन्वेस्टर्स को। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये गिरावट पैनिक नहीं, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 लार्ज कैप्स की 40% ऑलरेडी करेक्टेड। सो द क्वेश्चन इज व्हाट्स नेक्स्ट। ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं होंगे, ये सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से। सो अगर हम निफ्टी की बात करें ओवरऑल, तो इंडेक्स हमें स्टेबल लगता है। सितंबर 2024 में जहां था उसी के आसपास देखने को दिख रहा है, बट पर्दे के पीछे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इन्हीं के ग्रुप की इंडेक्स की इनफैक्ट कंपनियां हैं वो 40% तक करेक्टेड दिखाई दे रही हैं। एंड आज के 3 स्टॉक्स जो हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे, एक तो टेक का जायंट है और आज ही के दिन जो एआई समिट हो रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट हो रहा है, उसमें ओपन एआई से लेकर एक मेजर खबर आ रही है उससे रिलेटेड। दूसरी यहाँ पे कंपनी जो डिस्कस करेंगे हम, इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस है। और तीसरा स्टॉक ऑटो का लेजेंड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिग वन। बिग वन मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। अगर हम ध्यान देंगे तो 40% यहाँ पे करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज 19 फरवरी 2026 है, आज के दिन जो एआई समिट हो रही है वहाँ पे हमारे PM जी का भाषण भी चल रहा था रिसेंटली। यहाँ पर 19 फरवरी 2026 की ये पर्टिकुलर कम्युनिकेशन है TCS की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है कि टाटा ग्रुप की ओपन एआई फोर्ज फाउंडेशन पार्टनरशिप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन को खासतौर पे भारत में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर फॉर्मली अनाउंस किया गया है ओपन एआई के साथ। अब ओपन एआई बेसिकली, ओपन एआई जो है एक तरह से देखा जाए तो आगे चलकर लोग कह रहे हैं कि भाई आने वाले समय का ये गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी हो सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वन ऑफ द फर्स्ट एंड मेजर कंपनीज निकल के आ रही है ओपन एआई। एंड ऐसे में जो हमारे भारत की टेक रिलेटेड कंपनीज हैं या जो IT रिलेटेड कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं से पार्टनरशिप करने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रही है ओपन एआई के साथ। तो चाहे एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस की बात हो, चाहे जॉइंट गो टू मार्केट इनिशिएटिव्स की बात हो, चाहे डेवलपिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या ओवरऑल अपने जो भी टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज हैं उनको एंटरप्राइज चैट GPT के बारे में एम्पावरमेंट करने की बात हो, ये मेजर स्टेप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से लिया गया है ओपन एआई के साथ कोलैबोरेशन करके। सो अगर हम देखें तो ग्लोबल एआई का जो वेव हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी टेक कंपनीज एंड IT कंपनीज में एक प्रेशर है। और जो एक मेजर रीजन दिख रहा है पिछले कुछ समय में, यहाँ पर 40% तक की करेक्शन देखने को हमें मिली है। एंड इसकी वजह से अर्निंग्स विजिबिलिटी कहीं ना कहीं से लो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पर्दे के पीछे आप देखेंगे तो TCS का ओवरऑल जो कैश फ्लो रह रहा है, कैश फ्लो रॉक सॉलिड है। इनकी बैलेंस शीट एंड ऑर्डर बुक भी सॉलिड देखने को मिल रही। तो यहाँ पे अगर हम TCS में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बहुत यहाँ पे सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, साथ ही साथ थोड़ी बहुत ही सही यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिलती है। हालांकि जो लेटेस्ट Q3 यहाँ पे है वहाँ पर थोड़ा सा डिप आया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, TCS में शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक ध्यान दे लेते हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर्स 72% के आसपास हैं, केवल और केवल 5% पब्लिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब 23% के आसपास आपको ओवरऑल FIIs एंड DIIs की इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, जो कि हेडलाइंस का फेवरेट रहता है। आपने कभी ना कभी अदानी ग्रुप के बारे में कहीं ना कहीं हेडलाइंस जरूर से जरूर देखी होगी। कभी इसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, कभी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है। तो यहाँ पर जो अदानी एंटरप्राइजेज है,
रिसेंटली देखें तो 40% के आसपास करेक्शन दिखाता हुआ दिखाई दिया है। ये आता है हाई बीटा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में। तो हाई बीटा क्या होता है, हाई रिस्क रिवॉर्ड कैटेगरी क्या होता है, ये सब हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते रहते हैं। तो वोलेटिलिटी मतलब कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो गिर जाएगा, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई तो एकदम से उठ जाएगा। तो लार्ज कैप में हाई बीटा होना स्वाभाविक नहीं होता है जनरली, बट ये हमें हाई बीटा कैटेगरी में देखने को मिल रही है। और लार्ज कैप में 40% का ड्रॉडाउन मायने रखता है, क्योंकि जनरली लार्ज कैप्स 10, 15, 20% तक का करेक्शंस देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर थोड़ा सा रिस्क ऑफ देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में। साथ ही साथ डेट लेवल्स थोड़े से हाई हैं एंड अर्निंग्स सेंटिमेंट्स, जैसा कि हमने टीसीएस के केस में देखा था, यहाँ पर भी थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ग्रीन एनर्जी हो या लॉजिस्टिक्स हो, ये सब लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं। सो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस का ओवरऑल बिजनेस आप देखिए तो अदानी ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम हो गया या ACX हो गया, जो कि अदानी कनेक्स के नाम से यहाँ पर डाटा सेंटर्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पुणे डाटा सेंटर ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, हैदराबाद डाटा सेंटर फेज 2 पे काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डाटा सेंटर क्या हो गई, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम क्या हो गया, इसका लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है हम इन्वेस्टर्स के लिए स्टडी करने के पर्पस से। अब अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते ही सबको समझ में आता है अदानी एयरपोर्ट्स के बारे में कि भैया, क्योंकि ये हेडलाइंस में बनी रहती है कि अदानी का फला एयरपोर्ट, फला पार्टी ने, कोई राजनीतिक पार्टी है उसने बता दिया कि अदानी का फला एयरपोर्ट अदानी के पास है। तो हेडलाइंस में चीज़ें कुछ रहती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है, डाटा सेंटर पे कहाँ काम चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे कहाँ काम चल रहा है, इसके साथ ही साथ ARTL अदानी रोड ट्रांसपोर्ट के जो रोड्स पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे काम चल रहा है। तो ये सब पर्दे के पीछे क्या होता है, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आप देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिप आया यहाँ पे पिछले 1, 2, 3 क्वार्टर्स में 24,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिसंबर 2025 के क्वार्टर में सेल्स देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ 5,700 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अदानी एंटरप्राइजेस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दिए। करीब 74% के आसपास प्रमोटर्स हैं, केवल और केवल 7.5% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे 17-18% के आसपास आपको FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो 7.5% इसमें पब्लिक है, और जो हमने पिछली TCS कंपनी डिस्कस की 5% के आसपास भी नहीं है। तो यहाँ पर पब्लिक क्यों नहीं है, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है ऑटो सेक्टर से। ऑटो सेक्टर में अपने सेगमेंट में नंबर 2 पर आ रहा है, और ऑटो का डार्लिंग कह सकते हैं हम इसे, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। हम कॉमर्शियल व्हीकल की यहाँ पे फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। टाटा मोटर्स रिसेंटली डीमर्ज होकर 2 कंपनियों में बन चुकी थी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल, राइट। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए हमें विजिबिलिटी क्या दिख रही है आने वाले समय के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पुश दिख रहा है, राइट। इसके साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग पैसेंजर व्हीकल्स का लाइनअप दिख रहा है। ऑर्डर बुक्स क्या हैं, यहाँ पर ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे राज्यों से जो इलेक्ट्रिक बसेस के बल्क ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उनमें क्या डिमांड है, क्या ग्रोथ है, उसका स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं से ओवर हीटेड हो चुकी है। अब ये एक रीजन हो सकता है कि 40% का करेक्शंस हमें देखने को मिल रहा है। सो डिमांड स्लोडाउन्स का यहाँ पे फियर्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब हमारे कभी आते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी इधर जाके कुछ और कह देते हैं, कभी सिग्नेचर कर देते हैं किसी चीज़ पे, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं इसको बदलो, आगे हम कुछ और करेंगे। तो डिमांड में स्लो डाउन होने का इससे डर हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो जैगुआर लैंड रोवर है एंड इनकी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, उस पे इन्वेंट्री का प्रेशर हमें देखने को मिला है रिसेंटली। सो अगर मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स जो है वो वीकर साइड में रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल डिमांड्स कस्टमर्स की तरफ से या कंज्यूमर्स की तरफ से, जो कि हम हैं, एंड कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ से कम हो जाती है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स स्लो डाउन के केस में जनरली स्पेंडिंग्स कम हो जाती है। एंड ऐसे में JLR जैसे बिजनेस से जो मार्जिन्स है एंड इनके ओवरऑल नंबर्स का ट्रेंड, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो कि ऑटोमोटिव बिजनेस में है, ये रिसेंटली टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में जो कार्स वगैरह आती है, जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं, वो सब यहाँ पे आ चुकी है। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट्स के जो
व्हीकल्स हैं वो भी इसके अंडर में आ चुके हैं, एंड जैगुआर लैंड रोवर भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल TMPV, हम यहाँ पे टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में ये दोनों बिजनेस है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम रीसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव देखने को मिल रहा है, -3000 करोड़ के आसपास, मतलब 3000 करोड़ के आसपास का लॉस। एक बार ऐसा हुआ था कि इनको एक ही क्वार्टर में 26,000 करोड़ का लॉस हुआ था, वो भी जैगुआर लैंड रोवर की वजह से, क्योंकि मोस्टली इनका बिजनेस चाइना पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे ये जो 3100 करोड़ का लॉस है, ये किन पॉलिसी चेंजेस की वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, ये जब तक हमें नहीं पता रहेगा तो हमें क्या लगेगा, नहीं भाई कंपनी ने तो लॉस मेक किया है, ठीक। इसलिए हमें पता होना चाहिए किस वजह से ये जो रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं कि कंपनी ने इतना लॉस जनरेट किया, कंपनी ने इतना प्रॉफिट जनरेट किया, इतनी सेल्स जनरेट की, इतना रेवेन्यू जनरेट किया, 70,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद 3,000 करोड़ का लॉस कैसे हो रहा है। कहीं ये ओला इलेक्ट्रिक तो नहीं बनने जा रही है कि ओला इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि कंपनी एक स्कूटी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो मान लीजिए 100 रुपये उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है, लेकिन उसको बनाते बनाते उसको 120, 130, 40 रुपये का तो एक्सपेंस लग जाता है, तो कंपनी उसको लॉस में बेचती है अपने कस्टमर्स को, तो ऐसे में कंपनी तो प्रॉफिट मेक नहीं करेगी। तो यहाँ पर रेवेन्यू के साथ ये जो आंकड़े आए हैं ये क्यों आए हैं, ये स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इसको समझने के लिए हमें ओवरऑल इंडस्ट्री को समझना जरूरी हो जाता है कि इंडस्ट्री में कहीं स्लो डाउन तो नहीं दिख रहा है, कहीं जो इन्वेंट्रीज हैं अक्रॉस OEMs उनमें रिडक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा है, एंड इसके साथ ही साथ जो नंबर ऑफ यूनिट्स की सेल है वो बढ़ रही है या नहीं, ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है। यहाँ पे जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है ये नंबर 2 पे आती है रैंकिंग के टर्म्स में, सो कंपनी की पोजीशंस वगैरह भी स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। सो यहाँ पे अगर हम सेल्स के रिकॉर्ड्स देखें तो दिसंबर 2024 के बाद से मार्च 2025 में इन्होंने हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर सेल्स जनरेट किया, रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है इन ओवरऑल सेल्स, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, एंड रीसेंट क्वार्टर में हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये लॉस कई सारे क्वार्टर्स के बाद आया है, तो ये लॉस क्यों आया है, कौन सी पॉलिसी चेंज की वजह से ये लॉस आया है, थोड़ा सा स्टडी कर लिए आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो ये बातें आपको कभी नहीं भूलेंगी कि ये लॉस आया है, फिर भी आगे की हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। देखिए ज़रूर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिए, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, तो ये सब होने के बावजूद प्रमोटर्स अभी भी वहीं पे क्यों बने हुए हैं। प्रमोटर्स को दिख रहा था कि लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो निकले क्यों नहीं, ये सोचिएगा। 24% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 33% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी दिख तो स्टेबल रहा है, छोटी मोटी गिरावटें हो जाती हैं, किसी दिन 150 पॉइंट की गिरावट हो गई, किसी दिन 150-200 पॉइंट ऊपर चला गया, बट अंदर से पर्दे के पीछे अगर हम झांके तो जो ओवरऑल निफ्टी 50 की बॉडी है वो फ्रैक्चर्ड अवस्था में देखने को मिल रही है, क्योंकि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, राइट, 50 कंपनियों का। उन 50 कंपनियों का ओवरऑल तो हमें स्ट्रक्चर ढांचा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अंदर हम झांक रहे हैं तो कुछ कंपनियां फ्रैक्चर्ड दिख रही हैं, 40% करेक्शन दिख रहा है। तो ये लार्ज कैप्स के करेक्शंस क्या सिग्नल दे रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं कि जो सेंटीमेंट है ओवरऑल वो रोटेशनल है एंड वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं से रीसेट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक पेन्स रियल हैं। सो दिस इज नॉट अ क्रैश, ये एक रीप्राइसिंग फेज हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट। देखिए, मार्केट हमेशा कैश फ्लोज को रिवॉर्ड करता है, मार्केट हमेशा डाटा को रिवॉर्ड करता है, यानी कि कंसिस्टेंसी इन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एंड मार्केट हमेशा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को रिवॉर्ड करता है। सो कभी कभी करेक्शन ही वेल्थ बिल्डिंग का ओवरऑल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कोई भी सवाल हो वीडियो के दौरान तो उसको कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। इसके साथ ही साथ आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा स्टॉक पहले बाउंस बैक करेगा, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक और जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।